नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं के डी शर्मा आपका एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी के कारण हमारे विद्यालय बंद चल रहे हैं। उसी क्रम में हमने ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की हुई है। तो आज हम अपना ऑनलाइन क्लास का ये प्रथम सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरा फर्स्ट ईयर एजी में 2 सब्जेक्ट हैं जिनको मैं कवर करूँगा। पहला है एग्रोनॉमी अर्थात सस्य विज्ञान, दूसरा है बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। तो आज हम फर्स्ट ईयर एजी में पहला ही चैप्टर है जिसके टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का परिचय। इसको जानेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले हम पहले जानेंगे एग्रीकल्चर क्या है। मोस्टली स्टूडेंट्स उस समय निरुत्तर हो जाते हैं जिस समय उनकी वाइवा होती है और आने वाले परीक्षक उनसे प्रश्न करते हैं कि एग्रीकल्चर का स्पेलिंग क्या है, यह एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर किन शब्दों से मिलकर बना है, कोई एक एग्रीकल्चर की परिभाषा बताइए। तो आज पहले हम एग्रीकल्चर का स्पेलिंग जानेंगे। एग्रीकल्चर AGRICULTURE एग्रीकल्चर। प्यारे विद्यार्थियों, जिन शब्द के अंत में कल्चर शब्द जुड़ा हो वे 99% लैटिन भाषा के होते हैं। इस कल्चर वर्ड का अर्थ होता है टू कल्टीवेट या कल्टीवेशन, जैसे सिल्वीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर आदि। लेकिन एक अपवाद है लैक कल्चर। लैक कल्चर में ये 2 वर्ड हैं, एक लैक है, दूसरा कल्चर है। कल्चर आप स्वतः ही जानते हैं कि कल्चर जिन शब्दों के अंत में लगा हो लैटिन के होंगे, लेकिन इसमें लैक वर्ड संस्कृत का है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि लैक कल्चर किस भाषा का शब्द है और 2 विकल्प दिए हों, उसमें संस्कृत भी हो और लैटिन भी हो, तो पहले विकल्प संस्कृत सही होगा। क्यों? क्योंकि किसी का नाम मोनू चौधरी है तो उसके आगे से चौधरी यदि हटा दिया जाए तो मूल नाम मोनू ही रहेगा। इसी प्रकार लैक कल्चर में मूल शब्द संस्कृत है, कल्चर बाद में उसमें सुफिक्स के रूप में लगा है, इस प्रकार संस्कृत भाषा का मूल शब्द होगा। दूसरी बात, जिन शब्दों के अंत में वाई या लॉजी लगा हो वे 99% ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं, जैसे पैथोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एंटमोलॉजी आदि। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, वो कौन है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में 2 वर्ड हैं, एक पोमो और दूसरा क्या है? लॉजी। लॉजी आप जानते हैं ग्रीक भाषा का शब्द है और पोमो एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, 2 विकल्प दिए हों, एक लैटिन और एक ग्रीक, तो पोमोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द होगा। पोमोलॉजी का आशय है द ब्रांच ऑफ साइंस या द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ फ्रूट कल्टीवेशन, अर्थात पोमोलॉजी का मतलब फल विज्ञान। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, एग्रोस प्लस नोमोस, जिसमें एग्रोस का अर्थ है फील्ड और नोमोस का अर्थ है टू मैनेज। अर्थात सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन से मतलब दलहन हो, चाहे वो तिलहन हो, चाहे वो रेशे वाली फसल हो, चारे वाली फसल हो आदि, जिनका अध्ययन किया जाता है उसी को हम सस्य विज्ञान कहते हैं। दोबारा सुनिए, सस्य विज्ञान का आशय है कि जिसमें हम फसल उत्पादन का अध्ययन करते हों, अर्थात क्रॉप प्रोडक्शन से मतलब फील्ड क्रॉप से, चाहे वो रेशे वाली हो, चाहे वो चारे वाली हो, चाहे वो तेल वाली हो, चाहे वो दाल वाली हो। अगला देखिए, एग्रीकल्चर के 3 मेजर ब्रांच हैं। यूँ तो बहुत सारी ब्रांच हैं, लेकिन उसमें से 3 मुख्य शाखाएं हैं। पहला एग्रोनॉमी जिसकी बात हमने अभी की, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रोनॉमी तो हम जान चुके हैं, अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है होटस। होटस का अर्थ होता है गार्डन और कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेशन, अर्थात क्रॉप प्रोडक्शन इसमें भी आता है, फसल उत्पादन इसमें भी आता है। लेकिन एग्रोनॉमी में और हॉर्टिकल्चर में अंतर क्या है? हॉर्टिकल्चर में हम ऐसी फसलों का उत्पादन का अध्ययन करते हैं जिसमें फल,
सब्जी, सजावटी पौधे, व्यावसायिक पौधे, सुगंधित पौधे, मसाले वाली फसलें, वृक्ष, झाड़ी आदि का अध्ययन करते हैं। लेकिन एग्रोनॉमी में फील्ड क्रॉप्स, दाल वाली जैसे अरहर है, मसूर, चना, मटर, मूंग, लोबिया, मोट, या फिर हम अब करते हैं उसमें तिलहन वाली सरसों, राई आदि। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल का अर्थ है लाइव स्टॉक, पशुधन, और हस्बेंड्री का अर्थ है देख रेख करने वाला। अर्थात इसमें हम कृषि से संबंधित पशुओं का अध्ययन करते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी प्रजनन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ विशेष बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें हम उन्हीं पशुओं का अध्ययन करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में जो कृषि से कहीं ना कहीं वो संबंधित हो, चाहे वो अंडा उत्पादन से संबंधित हो, भारवाह से संबंधित हो। भारवाह से मतलब बोझा ढोने से, मांस उत्पादन से, ऊन उत्पादन से, दूध उत्पादन से, या किसी अन्य विशेष कार्य के लिए उन्हें पाला जाता हो, रखा जाता हो। इसमें हम चीता, शेर आदि का अध्ययन नहीं करेंगे। कहने का आशय कृषि से संबंधित जितने भी पशु हैं हम केवल उन्हीं का इसमें अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना भैया कि एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एग्री का अर्थ है सॉइल और कल्चर का अर्थ है कल्टीवेशन, अर्थात भूमि पर मनुष्य अपने उपभोग के लिए किसी प्रकार की खेती करना और साथ ही पशु का पालन करना, ये सब कृषि कहलाता है। कृषि की तीन मुख्य शाखाएं को जाना, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। आगे बात करते हैं कृषि सस्य विज्ञान की कुछ परिभाषाओं की, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा कि सस्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसका विषय क्षेत्र लिखिए। तो सस्य विज्ञान की परिभाषा है, पहला, सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान है कि हम किसी भी खेत में, किसी फील्ड में किसी तरह से किसी फसल को ग्रो कर रहे हैं, उसका क्या मैनेजमेंट है, क्या कल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा प्रबंध व वैज्ञानिक फसल उत्पादन करने को सस्य विज्ञान कहते हैं, अर्थात सॉइल मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसान द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं, वही बात है कि किसान के द्वारा किसी क्षेत्र पर फसल उत्पादन संबंधी जितनी क्रियाएं की जाती हैं उन सबको मिला करके हम सस्य विज्ञान कहते हैं। देखिए आगे बात करते हैं सस्य विज्ञान का क्षेत्र। क्वेश्चन यही बनेगा कि सस्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, उसका विकास क्षेत्र लिखिए। तो जहाँ तक सस्य विज्ञान के क्षेत्र की बात है, इसको रटना नहीं है, बस आप बेसिक से इसके कंटेंट याद कर लीजिए, इसके टॉपिक से याद कर लीजिए, इसके हेडलाइंस याद कर लीजिए, फिर उसके बारे में आप स्वयं भी लिख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला है अन्न की प्राप्ति। सस्य विज्ञान का पहला विकास क्षेत्र है अन्न की प्राप्ति। मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। उसी में से पहली है अन्न की आवश्यकता, अर्थात सबसे पहले मनुष्य भोजन की आवश्यकता को वरीयता देता है, और वो हम किससे कवर कर सकते हैं, अपना एग्रोनॉमी से, क्योंकि जब हम किसी क्षेत्र पर फसलों को उगाएंगे तो उनसे हमें अन्न मिलेगा, और अन्न मिलेगा तो ये मनुष्य की प्रथम आवश्यकता की पूर्ति करेगा। दूसरा देखते हैं वस्त्रों की प्राप्ति। दूसरी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है, कपड़ा, अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो उसमें से दूसरा है वस्त्र की प्राप्ति, दूसरा है वस्त्रों की प्राप्ति। इस प्रकार सस्य विज्ञान के माध्यम से हम चारे वाली फसलों को उगाकर अपने वस्त्र की समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। जैसे जूट है, कपास है, इनकी फसलों को उगा करके इनसे हम अपने वस्त्र की समस्या का समाधान कर पाएंगे। अगला है पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करता है, और उन पशु को रखने के लिए उसे कहीं ना कहीं चारे की आवश्यकता होती है, और उस चारे की आवश्यकता के लिए वो फसलें उगाता है। उसी में चारे वाली फसलों को उगाना ये पशुओं के लिए चारे की समस्या का समाधान है, जैसे ज्वार, बाजरा, जई आदि फसलों का उगाना। बेरोजगारी की समस्या का समाधान, सस्य विज्ञान मनुष्य को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार प्रदान करता है।
इससे क्या आशय है कि जब मनुष्य फसल उत्पादन करेगा तो स्वयं उसमें कार्यरत रहेगा और साथ ही अन्य लोगों को रोजगार देगा। जैसे अभी किसी किसान ने गन्ना बोया, गन्ना बोने के बाद उसे खरपतवार नियंत्रण के लिए या उस गन्ने की फसल को बांधने के लिए या गन्ने की कटाई के लिए अन्य मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन्हें वो वेतन देगा, और इस प्रकार हमारी बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति। कृषि आज भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। 70 से 75% लोग आज भी कृषि से जुड़े हुए हैं, जिसमें पूर्ति देश में चीनी, तेल, कपास, जूट आदि प्रमुख उद्योगों को कच्चे माल हमारी एग्रोनॉमी से ही प्राप्त होते हैं। किसी भी देश में ऐसे धंधे अधिक विकसित नहीं होते जहां कच्चे माल की पूर्ति नहीं होती। अब चीनी है, चीनी के लिए जब तक किसान गन्ना उत्पादन नहीं करेगा तब तक उसका चीनी का उत्पादन अधिक से अधिक होना असंभव है। कृषि से जुड़े हैं और कृषि से जुड़कर अपनी आजीविका का साधन बनाए हुए हैं। फसलों के उत्पादन से कृषक की आय में वृद्धि होती है और वह राष्ट्र की आय में वृद्धि मानी जाती है। जब समृद्धशाली किसान होगा तो राष्ट्र अपने आप ही उन्नति करेगा। देश में दो ही बात मुख्य हैं, सीमा पर जवान और खेत में किसान। यदि ये दोनों खुशहाल हैं तो राष्ट्र स्वयं ही खुशहाल होगा, क्योंकि जिस देश का किसान दुखी है उस देश में उन्नति करना मुझे लगता है शायद असंभव है। इसलिए राष्ट्रीय आय में किसान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा कुछ फसलें जैसे तंबाकू, मसाले, चाय, रबर, कपास, जूट आदि का निर्यात करके भी किसान राष्ट्रीय आय में 70% का योगदान देता है। एग्रोनॉमी का विकास क्षेत्र में अगला है मृदा उर्वरता में वृद्धि। उचित तरीके द्वारा अर्थात वैज्ञानिक विधि अपनाकर फसलों को उगाकर मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि की जाती है। अर्थात कहने का आशय है कि जितनी भी हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारी फसल उत्पादन तो हमारा बेहतर हो, लेकिन किसी भी प्रकार से भूमि की दशा या पारिस्थितिक तंत्र, अर्थात किसान को ये चाहिए कि वह फसल उत्पादन के साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखे कि किसी भी हाल में मृदा की दशा बिगड़ने न पाए और पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचे। आज उसी क्रम में जैविक खेती को, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो फसल उत्पादन के साथ साथ वातावरण को भी सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि। अन्य राष्ट्रों से भिन्न हमारे देश को कुछ विशेष फसलों के उत्पादन में ख्याति प्राप्त है, जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ना, जूट, कपास आदि। नेक्स्ट है जीवन स्तर में सुधार। उत्पादन बढ़ने से मनुष्य की आमदनी बढ़ती है और आमदनी बढ़ने के साथ साथ उसका रहन सहन का स्तर, उसके जीवन का स्तर सुधरता है। अगला है अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति। शस्य उत्पादन से खाद्य, वस्त्र की पूर्ति के अलावा दूसरी घरेलू वस्तुएं की भी पूर्ति होती है, जैसे ईंधन की पूर्ति, खाद्य तेल की पूर्ति या अन्य किसी सामग्री की पूर्ति हमारी शस्य विज्ञान से ही होती है। अगला है पर्यावरण संबंधी कारकों का प्रभाव। जलवायु संबंधी विभिन्न कारकों जैसे तापमान, नमी आदि के अलावा भूमि की किस्म, खेत की तैयारी, उन्नत प्रजाति, बुवाई की विधि, कृषि तकनीक का फसल उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इन कारकों के उचित प्रबंधन द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं भैया एकीकृत या समन्वित रोग कीट नियंत्रण, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भी टॉपिक के पहले एकीकृत या समन्वित लग जाए या इंटीग्रेटेड लग जाए, इसका आशय है कि ऐसा प्रबंधन किया जाए कि जिसको हम नियंत्रण करना चाह रहे हैं उसका तो नियंत्रण हो जाए अर्थात कंट्रोल हो जाए, लेकिन किसी भी हाल में वो मानव के लिए या पर्यावरण के लिए दूषित ना बने। जैसे एकीकृत कीट नियंत्रण में हम इंसेक्ट कंट्रोल तो कर पाएँ लेकिन हमारी इकोलॉजी सुरक्षित रहे। ऐसे ही समन्वित उर्वरक नियंत्रण, उर्वरकों का प्रयोग इस उचित दशा में किया जाए कि वो फसल की दशा को ना बिगाड़े, कि ऐसा नियंत्रण जिसमें नियंत्रण के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।
कीट नियंत्रण की 3 विधियां हैं, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक। यांत्रिक से मतलब है मैकेनिकल, अर्थात किसी भी यंत्र के द्वारा उस कीट का नियंत्रण करना, या फिर केमिकल द्वारा, या फिर उसके मित्र कीट जो होते हैं उनके द्वारा उसका नियंत्रण करना समन्वित कीट नियंत्रण कहलाता है, अर्थात नियंत्रण के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को बचाया जा सके। इस एकीकृत या समन्वित कीट नियंत्रण में क्या क्या शामिल है उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है रोग व कीट सहनशील प्रजातियों को उगाना। ऐसी वैरायटीज़ हम डेवलप करें या ऐसी वैरायटीज़ को ग्रो करें जो डिजीज़ या इंसेक्ट रेजिस्टेंस हों, अर्थात कीट प्रतिरोधी हों या फिर रोग प्रतिरोधी हों, ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातियों को हम उगाएंगे। अगला है कर्षण क्रियाएं, अर्थात जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जो भूमि में की जाने वाली क्रियाएं हैं, उनको इस प्रकार से करें जिससे उसमें कम से कम कीट, कम से कम रोग या कम से कम रोग लगे। जैसे ग्रीष्म काल में गहरी जुताई कर दी जाए, खेतों की सफाई की जाए, खरपतवारों को नष्ट करा जाए, रोगी पौधे को उखाड़ कर बाहर निकाल दिया जाए और फसलों की समय से बुआई की जाए, उचित जल निकास का प्रबंधन किया जाए, तो ये सभी किस में आता है? एकीकृत या समन्वित रोग कीट नियंत्रण में आता है। बीज उपचार के स्थान पर जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना। अगला है फसल चक्र, अर्थात फसल चक्र अपनाना जिससे कम से कम फसलों में रोग या कीट लगें। अगला है सीमित रसायनों का प्रयोग करना, उर्वरक द्वारा रसायनों के घातक प्रभाव को न्यूनतम करके कीटों को नियंत्रण किया जा सकता है। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से हमने कृषि, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन विज्ञान की परिभाषाओं को जाना, उनके शाब्दिक अर्थ को जाना, सस्य विज्ञान का परिभाषा जाना, सस्य विज्ञान का विषय क्षेत्र जाना। उसी क्रम में अब 1-2 महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे पहला ही है एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, इसका जिक्र मैं सबसे पहले कर चुका था कि एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? वो ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्य विज्ञान के जनक कौन है, तो वो हैं पीटर डी क्रेसन जी। तो इस प्रकार आज हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आप इसे सभी पूर्ण मनोयोग के साथ ध्यानपूर्वक सुनेंगे, नोट करेंगे। इसी प्रकार अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।